नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। भारत अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। हमें अफगान भाई बहनों की भी मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं, और हमें हर संभव मदद की प्रदान करनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मंगलवार को 120 भारतीयों की वतन वापसी कराई गई। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सोमवार सुबह काबुल से रवाना हुआ था। इसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकारों को वापस लाया गया। भारत के इस कॉन्टिनेंजेंट के साथ 3 स्पिनर डॉग कमांडो भी लौटे। विदेश मंत्री की हालात पर नजर बनी हुई है। अब अन्य भारतीयों को वापस लाने पर फोकस जारी है। जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों और स्टाफ सुरक्षाकर्मियों को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी किया गया है। इसी बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रोहतक की एमडीयू में पढ़ रहे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन हालात में स्टूडेंट्स वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहते। अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे कुछ कोरोना काल में वापस लौट गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहीं रह गए। इन स्टूडेंट का न अपने घर वालों से संपर्क भी टूट गया है और आर्थिक मदद भी नहीं मिल पा रही। अफगानी स्टूडेंट ने सरकार से इस संकट की घड़ी में मदद की गुहार लगाई। एमडीयू प्रशासन से भी अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने आग्रह किया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें हॉस्टल में रहने दें। एमडीयू में करीब 52 अफगानिस्तान के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट्स लॉकडाउन में अपने घर चले गए थे और 9 स्टूडेंट अभी भी रोहतक एमडीयू में पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान से भारत पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आए छात्रों में भय का माहौल है। पीएचडी करने आए छात्र का कहना है कि सब खत्म हो गया है। जो देश आज़ादी में सांस ले रहा है, वो अब तालिबान के कब्जे में है। छात्र ने कहा कि तालिबान का खौफ देखिए तो लोग प्लेन के पंखों पर बैठकर भी वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के नीचे रहने से बेहतर मौत को गले लगाना है। छात्र ने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सदा लड़ा है। आज तमाम उन देशों को आगे आना चाहिए जिनका मकसद आतंकवाद का खात्मा है। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए सैकड़ों अफगानी स्टूडेंट अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। वीजा की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है और छात्रों के पास पैसे तक नहीं है। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात की अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने और खेल से जुड़े सुझाव मांगे। पीएम मोदी ने कहा कि जीत को सिर पर चढ़ने न दें और हार को मन में न बसाएं। इस दौरान पीएम ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से भी बात की। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने पीएम मोदी से बातचीत की और रवि से पूछा कि वो मेडल जीतने के बाद निराश क्यों दिखे। मुकाबले के दौरान उनके मन में क्या कुछ चल रहा था। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बजरंग पुनिया से भी उनके अनुभव के बारे में पीएम मोदी ने पूछा। बजरंग पुनिया ने बताया कि कैसे इंजरी होने के बाद भी वो देश के लिए मेडल जीत कर लाए। साथ ही पहलवान दीपक पुनिया से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने खराब तबीयत की वजह से अब तक सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस दौरान सीएम ने कहा कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा हरियाणा का गर्व है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों की परीक्षा की व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। 10वीं और 12वीं के इच्छुक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दे सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों को एक फिर सभी विषयों में लिखित परीक्षा दे सकेंगे। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। 17 अगस्त को पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया।
राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपए 50 पैसे हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। मानसून सत्र पर 19 तारीख को होगा कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं, जैसे परचून बिक रहा है। हरियाणा में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। जेल मंत्री रणजीत चौटाला का कहना है कि राम रहीम के स्वास्थ्य को लेकर सरकार अलर्ट है और उसके स्वास्थ्य की पल पल की जानकारी सरकार के पास। राम रहीम सुरक्षा के घेरे में है और वह सामान्य कैदी की जिंदगी बिता रहा है। जेल मंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स के परामर्श पर ही राम रहीम को हॉस्पिटल में अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। राम रहीम की बेल पर रणजीत सिंह ने कहा कि राम रहीम की बेल पर कोर्ट फैसला करेगी, न कि सरकार। दरअसल राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में बंद है और वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बार बार सरकार से बेल की एप्लीकेशन लगा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सिंह तंवर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पदाधिकारियों ने क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर समाज सेवा और देश मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ में अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज बांटा गया। अन्नपूर्णा उत्सव में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि गरीबों को आगामी नवंबर तक 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार की ओर से दिया जाएगा। सभी डिपो धारकों पर उन्होंने विश्वास है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से गरीबों का राशन बांटेंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर कोई राशन डिपो तक आने में असमर्थ है तो उसके घर तक राशन का बैग पहुंचाने का काम किया जाएगा। कोई राशन डिपो संचालक गड़बड़ी करता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कुंदन कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन के काम का शुभारंभ किया। पाइपलाइन करीब 7 दिन में डाल दी जाएगी। इससे कुंदन कॉलोनी में पीने की पानी की सप्लाई बढ़ जाएगी और पानी की समस्या दूर होगी। मैम चौबीसी के गांव खेड़ी महम में राशन डिपो पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा ने अन्नपूर्णा उत्सव की शुरुआत की। इस दौरान योजना के पात्र लोगों को राशन बांटा गया। कहा कि अंत्योदय योजना के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। गरीब लोगों को 4 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन अधिकारी सरकार की इस मदद को नाकाम करने में लगे हुए हैं। कैथल में डिपो पर खराब अनाज भेजा जा रहा है जो कि खाने लायक नहीं है। डिपो पर खराब गेहूं आने से लोगों की नाराजगी है। डिपो होल्डर की ओर से मायापुरी कॉलोनी में पात्र परिवारों को गेहूं बांटा गया। जब पात्र लोगों ने गेहूं देखा तो गेहूं लेने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि जो अनाज उनको बांटा जा रहा है वो इंसान तो क्या पशुओं के खाने लायक भी नहीं है। फतेहाबाद में व्यक्ति ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को 25,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फतेहाबाद के माजरा रोड इलाके में रहने वाली दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाओं ने शख्स को घर बुलाकर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करवाने की धमकी दी थी। दोनों महिलाओं ने 50,000 रुपए की मांग की थी। 25,000 की दूसरी किश्त लेते समय युवक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने रंगे हाथों दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। डोभी तालाब के नजदीक एक गली में स्थित डेयरी में अचानक आग लग गई और 11 पशु जल गए, जिनमें से 9 पशुओं के जलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 8 भैंस और 1 गाय की मौत हो गई है। वहीं 1 गाय और बछड़ी घायल हो गई है। फायर ब्रिगेड और गौसेवकों और अन्य पड़ोसियों ने आग बुझाई।
पंचकुला के गांव अभयपुर में 14 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बच्ची की मां अनिता राजभर ने बताया कि मेरी बच्ची खुशबू करीब 6 महीने पहले 22 साल के लड़के के साथ भाग गई थी। भागकर दोनों हरदोई पहुंचे थे और वहां पर शादी कर ली थी और 1 महीने बाद दोनों गांव वापस आ गए। बच्ची खुशबू उसी लड़के के साथ रहती थी और लड़का और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। सेक्टर 19 पुलिस चौकी इंचार्ज बचू राम ने बताया कि हमने पोस्टमार्टम करवाकर बच्ची का शव परिवार को सौंप दिया है। आगे जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। अम्बाला स्वास्थ्य विभाग मलेरिया की रोकथाम के लिए डोर टू डोर बुखार और लार्वा सर्वे कर रहा है। विभाग ने सर्वे के लिए 50 ऐसे लोग रखे हैं जो घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर और एएनएम सर्वे कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा घरों में लार्वा नहीं किया है। इसके अलावा कूलर, गमलों और पुराने बर्तनों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर दवाई डालकर न। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि लार्वा सर्वे के दौरान घरों में चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोबारा घर में लार्वा मिलने पर चालान किया जाएगा। अब 600 से ज्यादा घरों में चेकिंग की जा चुकी है। मामले में आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने वाली आईसी पालक परिमल कुमार ने आरोपी पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आने पर उन्होंने सीबीआई जांच की नसीहत भी सरकार को दी है। परिमल कुमार ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो विद्यार्थी एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। देश में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 22 लाख के पार। देश में एक दिन में 440 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार है। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,613 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,408 नए केस सामने आए। एक दिन में 116 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 61,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 30 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 471 केस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 15 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000 के पार। हिसार में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले कच्चाधारी गैंग ने एक बार फिर से 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर अपना हाथ साफ किया है। चोरों ने हिसार स्थित सेक्टर 13 में ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम में संचालक महंत राजेश्वर नंद के घर पर हाथ साफ किया। बीते 1 महीने से यह इस तरह की तीसरी बड़ी चोरी की वारदात को दे चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे में आपको बता दें कि पूरी चोरी की घटना कैद हो गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सीसीटीवी से चोरों का सुराग लगाने में जुट गई है। 30 साल के बाद अहिरवाल में एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया, जिसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जिला रेवाड़ी के कपासीवाड़ में नारनौल तक 17 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। करनाल के जिला कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैम्बर्स में एक वकील ने खुद को गोली मार ली। मृतक वकील सेक्टर 13 का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में सुसाइड के पीछे की वजह मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। मिशन एडमिशन के दौर में सरकारी कॉलोनी निजी कॉलोनी में मात देने के लिए तैयार है। जिले में कुल 21 कॉलेज हैं, जिनमें से 10 राजकीय महाविद्यालयों ने छात्रों के दाखिले के लिए एकजुट होकर मुहिम शुरू की है, जिससे से अधिक छात्र सरकारी कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। सरकारी कॉलेजों का दावा है कि सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं दी गई हैं। छात्र बहुत कम फीस पर अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। करनाल जिले में 10 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी कॉलेज खोले हैं। बेटे की छेड़छाड़ से परेशान मां ने मौत को गले लगाना ही सही समझा और स्कूटी पर सुसाइड नोट चिपकाकर नहर में कूदकर जान दे दी। कुरुक्षेत्र में सेक्टर 7 निवासी सरकारी स्कूल में कार्यरत टीचर 15 अगस्त को लापता हो गई थी। भाखड़ा नहर में सर्च ऑपरेशन जारी कर नहीं लगा सुराग। परिजनों ने भाखड़ा नहर पर डेरा जमाया। सुसाइड नोट में महिला ने लिखा कि कई बार ट्रांसफर के लिए अधिकारियों से कहा पर किसी ने एक न सुनी और जिससे बच्चे सुरक्षित रहे। यूएसए में रह रहे
पति से और अन्य परिजनों से माफी मांगी। बेटी को परेशान करने वाले युवक को कड़ी सजा दिलवाना। पति को लिखा दोनों बच्चों को अमेरिका बुला लेना और खुद भी वापस नहीं लौटना। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नगराधीश अंकिता अधिकारी ने किया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी मौरी मसीम, जिला योग अधिकारी रामलोटन, योगाचार्य गुरमेश सिंह सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुचर्चित डिंगरहेड़ी गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में तावड़ू के गांव डिंगरहेड़ी में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। सिरसा में शहीद मदनलाल धिंगड़ा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर शहीद मदनलाल धिंगड़ा की कुर्बानी को याद किया, श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शहीद मदनलाल धिंगड़ा अमर रहे के नारे लगाए। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.94 लाख परिवारों को फ्री में राशन देने की योजना तैयार की है। बुधवार को योजना की शुरुआत की जाएगी। फरीदाबाद के सभी राशन डिपो से राशन का वितरण किया गया। विभाग की माने तो योजना से जिले भर में करीब 8 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीओएस मशीन के जरिए पात्रों को राशन का वितरण सुबह 7 से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। योजना के तहत जिले भर में 1.94 लाख परिवार के करीब 8 लाख लोगों को 5-5 किलो फ्री गेहूं मिलेगा। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लगभग 4 राउंड फायरिंग की। बादली विधानसभा के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने हल्के में धीमे विकास के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को जिम्मेदार ठहराया। कुलदीप वत्स का कहना है कि उन्होंने बादली हल्के के विकास के लिए विधानसभा में कई बार आवाज उठाई। फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए। एडीसी ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली। एडीसी ने आदेश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी का काम पहली मंजिल की बजाय नीचे शिफ्ट कर दिया जाए। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और आतंकी ने हत्या कर दी। जावेद कुलगाम के होमशालीबाग इलाके में बीजेपी के निर्वाचन इंचार्ज थे। बीते कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं को आतंकी निशाना बना रही हैं। भारतीय शेयर बाजार आज ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 281 अंकों की तेजी के साथ 56,073 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 77 अंकों की तेजी के साथ 16,691.95 पर खुला।